बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, today we are going to study about cytoplasm. साइटोप्लाज्म कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है? सबसे पहली बात ये कहाँ पाया जाता है। आपको अगर याद हो, जब हमने पहली क्लास में आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था तो साइटोप्लाज्म की जगह बताई थी, याद है? चलिए दोबारा से आपको दिखा देते हैं। ये सेल हमने ड्रॉ किया और ये सेल मेम्ब्रेन बनाई थी हमने। अब ये हमने एक न्यूक्लियस बना दिया। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो चीज भरी हुई है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? इस जगह आ रहा है साइटोप्लाज्म। तो सेल में साइटोप्लाज्म किस जगह पाया जाता है? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। कैसा होता है? इट इज कलरलेस एंड जेली लाइक सब्सटेंस। Cytoplasm is a colorless jelly-like substance found between cell membrane and nucleus. साइटोप्लाज्म एक कलरलेस जेली का जैसा सब्सटेंस होता है और कहाँ पाया जाता है? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इस जगह। इससे पहले हमने जब सेल का स्ट्रक्चर आपको बताया था तो हमने आपको ये भी बताया था कि साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो उसका लिक्विड पार्ट है और जो नॉन लिविंग पार्ट है वो है साइटोसोल, और उसी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स भी होते हैं। और दूसरा हमने उसमें बताया था आपको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स, ये चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। उस हवाले से इंशाल्लाह दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी केमिकली इसमें क्या क्या होता है, यानी इसका जो नॉन लिविंग पार्ट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिकली साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है। क्या होता है भाई? 90% वाटर। और जो 10% है उसमें क्या क्या चीजें हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और उसके अलावा दूसरे केमिकल्स भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इनसॉल्युबल वेस्ट, अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं, उनके नतीजे में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इसी में होता है। तो हमने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बताया। साइटोप्लाज्म कलरलेस होता है, जेली लाइक होता है। कहाँ पाया जाता है? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इस जगह पर। केमिकल इसमें क्या क्या पाया जाता है? 90% वाटर होता है, उसके साथ साथ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और दीगर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। जो मेन है वो हमने यहाँ लिखे हैं। और उसके साथ साथ उसमें वेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है। अब आखिरी चीज, फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, के साइटोप्लाज्म सेल में या सेल के लिए क्या किरदार अदा करता है, क्या काम करता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। ये वाइटल केमिकल्स हैं। वाइटल केमिकल्स का मतलब ऐसे केमिकल्स जो जिंदगी के लिए लाजिम हैं, जिनके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। तो साइटोप्लाज्म इज द स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। उसके बाद दूसरा काम, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। व्हाट आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? Metabolic activities are those activities in which the substances break down or new substances are formed. For example, food molecule सेल में जाता है और रेस्पिरेशन के नतीजे में, रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसके अंदर फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह बाद सेल में फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस भी होता है, तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होता है। ये भी जो है एक नया केमिकल बनाने की एक्टिविटी है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज को कहा जाता है जिसमें सब्सटेंसेस या तो ब्रेक डाउन होते हैं या नए सब्सटेंसेस बनते हैं। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म तफसील से बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी सिर्फ इतना पढ़ लें
कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब वो एक्टिविटीज है जिनमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं या जो पहले सब्सटेंस है उन्हें तोड़ के कुछ और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो सारी कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में। एक साथ इसमें मुख्तलिफ केमिकल एक्टिविटीज चलती रहती हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का अमल भी चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस भी चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें एक साथ चलती रहती है। तो ये दो इसके काम हमने यहाँ लिखे जो आपको याद करने। आपके नोट्स में भी ये टॉपिक मौजूद है, उसमें पॉइंट वाइज बाकायदा बना के लिखा हुआ है। तो आपने साइटोप्लाज्म के बारे में जो याद करना है, जो इम्तहान के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो है केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। ये दोनों चीजें आपके पास नोट्स में मौजूद है, वहां से आप इसे याद करेंगे। आज का टॉपिक भी बहुत आसान था, मुख्तसर सा टॉपिक था, यकीनन आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 के मजीद टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसी तरह इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आसान से आसान तर बना के आपके सामने पेश करें ताकि आप समझ सकें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।